आस्था पूरी तरह से घबरा गई थी। अचानक से इतने बड़े शानदार घर में चूहा और कॉकरोच कहां से आ सकते हैं? आस्था का डर के मारे बुरा हाल था। डर के मारे वह बेड पर चढ़ गई थी और चिल्लाने लगी, अरमान जी बचाओ। चिखने लगी थी, लेकिन आस्था की आवाजें किसी को सुनाई नहीं दे रही थीं। वही अरमान सिंघानिया इस वक्त सबके साथ हॉल में मौजूद था और अरमान ने जल्दी ही मारिया और टाइगर को मेंशन की सिक्योरिटी बढ़ाने के निर्देश देने लगे थे, स्पेशली मारिया को, कि वह 24 घंटे आस्था के आसपास रहे। नानी माँ, सुमित, राधिका, आकाश, ध्रुव, आहान, दादाजी सब मायूस से एक जगह बैठे हुए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। वही आस्था को अचानक एहसास हुआ कि दरवाजा खुल गया है। तुरंत दरवाजा खुलते ही आस्था ने जोरों से चीख मार दी। अब आस्था की चीख पूरे घर में गूंज उठी थी और सभी जो हॉल में बैठे थे, अब अरमान समेत उन सबको आस्था की चीख सुनाई दी। सब पूरी तरह से चौंक गए थे और सभी फिक्रमंद होकर आस्था के कमरे की ओर भागे थे। अरमान उन सब में सबसे आगे था और सब एक साथ आगे पीछे अरमान के कमरे में जमा हो गए थे। जैसे ही वह सब वहां पहुंचे, सब हैरानी से वहां जाकर एक दूसरे की शक्ल देखने लगे और उन्होंने आस्था को इस तरह से चीखते हुए देखा तो वह हैरान हो गए। वही अरमान अब घूर कर आस्था को देखने लगा था, क्योंकि आस्था बेड पर पड़े पड़े अपनी गर्दन इधर उधर घुमाकर नींद में चीख रही थी, चिल्ला रही थी और चिखते हुए कह रही थी, अरमान जी बचाओ, अरमान जी बचाओ। अब सब समझ चुके थे कि आस्था कोई बुरा सपना देख रही है और इसीलिए वह इस तरह से चिल्ला रही है। नानी माँ आस्था की तरफ बढ़ी और सोई हुई आस्था के सिर पर धीरे से हाथ रखकर धीरे धीरे सहलाने लगी। प्यार से बोली, जाग जा गोरी बेटी, जाग जा। आस्था ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और जैसे उसने नानी माँ को अपनी आंखों के सामने देखा, उसने तुरंत नानी माँ को गले से लगा लिया था और जोर से चीखते हुए बोली, नानी माँ, अरमान जी ने हमारे कमरे में चूहे छोड़ दिए, साथ साथ बहुत सारे कॉकरोच छोड़ दिए हैं। और आस्था तुरंत आंखें बंद किए हुए चूहा और कॉकरोच की तरफ उंगली दिखाते हुए इशारा करने लगी थी कि नानी माँ, हमारे कमरे में चूहे और कॉकरोच है और बहुत सारे, और हमारे कपड़ों पर भी चढ़े हुए हैं, हमें बचाओ। तब नानी आस्था के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, लेकिन बेटी यहाँ पर तो कुछ नहीं है, अपने आप को संभालो। बेटा, तूने जरूर कोई ना कोई बुरा सपना देखा होगा। ऐसा कहकर नानी माँ आस्था को संभालने की कोशिश करने लगी थी। वही अरमान आस्था की बातें सुनकर उसे आईब्रो उठाते हुए घूरने लगा था। साथ साथ अरमान की हार्ट बीट इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। अब आस्था को सही सलामत देखकर उसके सांस थोड़े थोड़े नॉर्मल हुए थे, लेकिन अब आस्था की उटपटांग बातें सुनकर वह उसे घूर कर देखने लगा था, क्योंकि जब अरमान ने आस्था के चिल्लाने की आवाज सुनी, उसे इस बात का डर सता रहा था कि कहीं आस्था को कुछ हो ना गया हो। लेकिन अब आस्था को सही सलामत देखकर अरमान अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहा था। आज पहली बार अरमान को डर का एहसास हुआ था। वही नानी माँ आस्था को शांत करते हुए बोली, शांत हो जा गोरी बेटी, शांत हो जा। तुम एक बुरा सपना देख रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो देखो, ध्यान से, हम सब तुम्हारे पास हैं। ऐसा बोलकर नानी माँ आस्था को शांत करने लगी थी। तभी अरमान के लिए अब खड़े रहना मुश्किल हो चुका था और वह फटाफट से आस्था के पास गया और बिना किसी की परवाह किए उसने आस्था को जोरों से गले से लगा लिया था। अब आस्था को इस तरह से सबके सामने गले से लगने पर नानी माँ, दादाजी, रश्मि, आकाश, ध्रुव, आहान सभी के चेहरे पर एक छोटी सी बड़ी सी प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी और सभी एक दूसरे की ओर, उनकी ओर ना देखकर इधर उधर झांकने लगे थे। वहीं नानी माँ भी अब समझ गई थी कि उनके यहाँ रुके रहना अब ठीक नहीं है, इसीलिए नानी माँ जल्दी ही बहाना बनाते हुए वहां से बाहर निकल गई थी। वहीं आस्था अरमान इस तरह से गले से लगाए जाने पर उसे एहसास हो गया कि इस वक्त वह एक बुरा ख्वाब देख रही थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अब उसने अपने ही सर पर एक टपली मार दी थी और उसने भी वापस से अरमान को कसकर गले से लगा लिया था। तब तक सभी एक दूसरे की शक्ल देखते हुए वहां से बाहर निकल गए थे। अब अरमान और आस्था दोनों अकेले थे। तब अरमान ने खुद को रिलैक्स करने के बाद देखा कि आस्था बिल्कुल ठीक है। तब जाकर आस्था को छोड़ा और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए पूछता है, क्या बात है? हाँ, क्या हुआ आपको? आप इस तरह से क्यों चिल्लाई? आप जानती हैं, आपको इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर मेरे दिल की क्या हालत हो गई थी। ये देखिए, ऐसा बोलकर अरमान ने आस्था का एक हाथ उठाकर अपने दिल की धड़कनों पर रख दिया और आज पहली बार आस्था को इस तरह से अरमान के दिल की धड़कन पर हाथ रख महसूस करना बेहद अच्छा लग रहा था और अपने आप ही उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल वह पपी फेस बनाकर बताती है, हम क्या करें, हमने ख्वाब देखा, हमें लगा कि आपने हमारे कमरे में काफी सारे चूहे छोड़ दिए हैं, इसीलिए बस हम डर गए थे। आपने बोला था ना कि हमने आपकी बात नहीं मानी तो आप हमें सजा देंगे। यह बोलकर आस्था अरमान की ओर देखने लगती है। वही अरमान को आस्था का इस तरह से देखना, इस तरह से उससे बातें करना बेहद पसंद आ रहा था, क्योंकि वह तो शुरू से यही चाहता था कि आस्था सिर्फ और सिर्फ उससे बातें करे और दिल खोलकर बातें करे, उसे इतना सा भी न डरे। और वाकई अब आस्था बिल्कुल नॉर्मली उससे बातें कर रही थी तो उसे अच्छा लगा। तब अरमान आस्था की ओर देखकर बोलता है, सजा तो आपको मिल नहीं चाहिए, 1 मिनट अपनी आंखें बंद कीजिए। जैसे ही अरमान ने यह बोला कि अपनी आंखें बंद कीजिए, आस्था ने अपनी आंखें बड़ी बड़ी की और अरमान को घूरने लगी। तब अरमान आस्था की ओर देखकर बोला, जब भी मैं तुम्हें अपनी आंखें बंद करने के लिए कहता हूँ, तुम अपनी आंखें बड़ी बड़ी क्यों कर लेती हो? हाँ, मैंने बोला ना, अपनी आंखें बंद कर लो, क्या मुझ पर भरोसा नहीं है? जैसे ही अरमान ने यह कहा, आस्था ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और बड़बड़ाने लगी, देखिए, आप हमें ज्यादा मत मारिएगा और चूहे तो हमारे कमरे में बिल्कुल भी मत छोड़िए और न ही हमें अंधेरे में छोड़िएगा। हमें उन सब चीजों से बहुत डर लगता है। हम सिर्फ आपके साथ रहना चाहते हैं। हम जानते हैं हमने गलती किया, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमें हमारी पहली गलती समझकर माफ कर दोगे। ये कहते हुए आस्था अपनी आंखें बंद करके बैठ गई थी और बड़बड़ाई जा रही थी।
तभी अरमान आगे बढ़ा और अचानक अरमान ने आस्था के माथे को चूमकर उसके दोनों गालों को चुम्मा। उसके बाद उसकी छोटी सी प्यारी सी नाक को लाइट किस किया और उसके बाद आस्था के खूबसूरत से होठों पर अपने होठों को रख दिया था। अब आस्था एम ही करती रह गई थी, लेकिन अरमान तो आस्था को बड़े ही सॉफ्टली और जेंटल में किस कर रहा था। और तब अरमान ने साइड टेबल पर रखा हुआ रिमोट उठाकर अपने दरवाजे को अच्छे से क्लोज कर दिया। आस्था को कुछ नहीं पता था कि आस्था तो उस वक्त अरमान के प्यार में पूरी तरह से खो गई थी और अरमान ने जल्दी ही आस्था को उसके कपड़ों से आजाद कर दिया था और उसे ढेर सारा प्यार जताने लगा था। आस्था अरमान का प्यार पाकर सब कुछ भूल गई थी। तब अरमान रुकते हुए बोला, आपकी सजा यही रहेगी कि आज आप खुद से मुझे सारा प्यार करेंगी। जैसे ही अरमान ने एक ऐसे मोमेंट पर आकर आस्था को यह बात बोली, आस्था की आंखें हैरानी से फैल गई थीं, क्योंकि इस वक्त वह दोनों इतना ज्यादा आगे बढ़ चुके थे कि एक दूसरे का साथ चाहते थे। लेकिन अरमान ने एन मोमेंट पर आस्था से बोला कि उसकी सजा यही है कि उसे खुद आगे बढ़कर अरमान से प्यार करना होगा। अब आस्था अरमान की बात सुनकर पूरी तरह से शर्मा उठी थी। वह भला आगे बढ़कर खुद से कैसे अरमान से प्यार कर सकती थी, लेकिन आस्था तो चारों खाने चित्त हो गई थी। और फिर अरमान शरारती अंदाज में बोला, सजा है, सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी। अब आस्था के पास कोई और रास्ता नहीं था और उसने आगे बढ़कर खुद से अरमान के चेस्ट पर किस करना स्टार्ट किया और उसके होठों को स्मूथ किस करना शुरू कर दिया था। आस्था की हालत तो सब काफी ज्यादा अजीब थी, लेकिन अरमान आस्था का प्यार करना बेहद एंजॉय कर रहा था। वहीं दूसरी ओर सब के सब इस वक्त हॉल में जमा थे। वही आहान बोला, यह आस्था भाभी भी ना, देखा आपने कैसे बच्चों की तरह डर गई थी। और ऐसा बोलकर आहान ध्रुव से कहने लगा था। तभी आकाश, सुमित, ध्रुव आहान को घूर कर बोले, अच्छा तुम दोनों चुप करोगे? एक तो वह बेचारी कितना ज्यादा डरी हुई थी, लगता है उसे बुरा सपना आ गया होगा। तब नानी माँ बोली, अरे आप लोग हमारी गोरी को इस तरह से मजाक नहीं उड़ा सकते। अरे वह बहुत बहादुर है, वह बस डर गई होंगी। आज बच्चों के साथ इतना बड़ा हादसा होते होते जो बच गया। तब अचानक रौनक अपना सर झुकाकर आगे आती है और नानी माँ के सामने खड़ी होकर बोलती है, नानी माँ प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए, इसमें सरासर हमारी गलती है। हमें अगर हम ही उन्हें लेकर नहीं जाते तो अच्छा रहता। यह बोलकर रौनक नानी माँ की ओर देखने लगती है। तभी आहान को तो मौका मिल गया था रौनक पर बरसने का और वह बोलता है, हाँ देर आए दुरुस्त आए। कम से कम इन लोगों ने अपनी गलती तो मानी। गलती इसमें आस्था भाभी की नहीं है, सरासर इस लड़की की है जो हमेशा लड़का बनकर घूमती रहती है, लेकिन यह एक नंबर की छिपकली है। ऐसा बोलकर आहान रौनक को घूरने लगा था। वही रौनक को उस वक्त आहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस वक्त वह नानी माँ के सामने सर झुकाकर इसलिए खड़ी थी ताकि नानी माँ उसे जो सजा देगी उसे मंजूर होगी। लेकिन नानी माँ ने बदले में रौनक के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, मेरे बच्चे तुम मेरे लिए मेरी गोरी से कम नहीं हो। मैं मेरे लिए सबकी सेफ्टी इंपॉर्टेंट है और बच्चा इसमें आप लोगों की कोई गलती नहीं है। और आप लोग बिना बताए थोड़ी ना गए थे, आप अपने दादाजी को बताकर गए थे, मुझे भी बताकर गए थे। ये थोड़े ना पता था कि वहाँ पर इस तरह से हादसा हो जाएगा। ये बताओ, अगर लोगों को पहले से ही पता चलने लग जाए कि बाहर जाकर इस तरह से कोई हादसा हो सकता है तो कोई घर से तो बाहर ही नहीं निकलेगा, तो फिर कैसे चलेगा? आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। ऐसा बोलकर नानी माँ ने रौनक को गले से लगा लिया था और रश्मि भी आकर नानी माँ के गले से लग गई थी और घूर कर आकाश को देखने लगी, क्योंकि जब से रश्मि वहां से लौटी थी आकाश ने रश्मि से सीधे मुंह बात नहीं की थी, तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। सिर्फ इसीलिए आकाश अब रश्मि को देखकर सीधा अपने कमरे में चला गया था और रश्मि धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चली गई थी। आकाश खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। रश्मि ने सीधा जाकर आकाश को पीछे से गले से लगा लिया था और गिल्टी टोन में बोली, हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं, लेकिन प्लीज मुझे इस तरह से नाराज मत होइए ना। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, प्लीज मुझसे बातें कीजिए, मुझे डांटिए धमकाइए, लेकिन प्लीज मुझसे बातें कीजिए। यह बोलकर रश्मि आकाश को उससे बात करने के लिए कहने लगी, लेकिन तभी आकाश ने पीछे मुड़कर रश्मि को जोरों से गले से लगा लिया और आंखें बंद करके बोला, अगर तुम्हें आज कुछ हो जाता तो तुमने सोचा है मेरा क्या होता? तुम आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी और मुझे इस तरह से छोड़कर तो कभी नहीं जाओगी। तुम्हें जहां भी जाना होगा मैं तुम्हें खुद लेकर जाऊंगा। यह बोलकर आकाश अब बड़े ही प्यार शब्दों में रश्मि को समझाने लगा था, तो रश्मि ने भी अपनी गर्दन हाँ में हिला दी और आकाश ने दिल खोलकर रश्मि को प्यार किया था। वेल वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौड़ को भी इस बात की खबर मिल चुकी थी कि आस्था पर हमला हुआ था और जिन लोगों ने आस्था पर गंदी और बुरी नजर डाली थी उनको अरमान ने बड़ी ही भयानक सजा दी थी और अरमान के आदमियों ने उन सब की डेड बॉडी को उनके घर पर भिजवा दिया था। लेकिन अबीर सिंह राठौड़ इस वक्त गुस्से से पागल हो उठा था और अचानक अबीर सिंह राठौड़ ने एक बड़ा ही ड्रास्टिक स्टेप ले लिया था। जिनकी बॉडी उनके घर भिजवाई गई थी उन सब की बॉडी को मुखाग्नि देने से पहले ही अबीर सिंह राठौड़ ने अपने पास बुला लिया था और सीधा बम से लगाकर उड़ा दिया था। अबीर सिंह राठौड़ का मानना था कि जिसने भी उसके बटरफ्लाई पर गंदी नजर डाली है उसे इस तरह से पूरे रीति रिवाज के साथ मुखाग्नि नहीं दी जा सकती है। इसीलिए अबीर सिंह राठौड़ ने सीधा उनके लाश को बम से जला दिया था। अबीर सिंह राठौड़ उस वक्त बड़ा ही भयानक और खतरनाक दिखाई दे रहा था। अबीर के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था कि वह आस्था के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अबीर सिंह राठौड़ डेस्परेटली अरमान से अब उस जमीन के साथ साथ आस्था को भी पाना चाहता था, क्योंकि अबीर सिंह राठौड़ को यह लग रहा था कि वह अरमान सिंघानिया ने उसकी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीजों को अपने पास रखा हुआ है। वेल अबीर सिंह राठौड़ अंडरवर्ल्ड किंग तो बन ही चुका था, लेकिन अगर वह जमीन को हासिल कर लेता है तो उसके जितना अमीर बिलियनियर कोई भी नहीं था और उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं रहने वाला था और अरमान सिंघानिया के आधे से ज्यादा पावर उस जमीन से थी। ये बात वह अच्छी तरह से जानता था। इसके लिए उसने अलग ही तरह की खिचड़ी पकाना शुरू कर दिया था।
अरमान सिंघानिया की शक्ति का आधा हिस्सा उस जमीन से आता था। यह बात वह अच्छी तरह जानता था, इसीलिए उसने एक अलग ही प्रकार की योजना बनानी शुरू कर दी थी। वहीं वीर रायचंद पूरी तरह से झुंझला उठा था। उसे यह पता चलने पर कि उसकी माँ अरमान सिंघानिया की भी माँ है, उसके तन बदन में आग लग गई थी। ऊपर से उसके पिता ने उसे चूहे की तरह बिल में रहने को कहा था, अबीर सिंह राठौर के अंडरवर्ल्ड के लोगों के साथ, क्योंकि अबीर ने उन शक्तिशाली लोगों की जान ले ली थी जो अरमान के लिए काम करते थे और जो अरमान को बेहद शक्तिशाली बनाते थे। अबीर ने उनकी जान लेने के बाद अपने आदमियों को उनकी जगह नियुक्त कर दिया था। इस वजह से अरमान को काफी नुकसान हुआ था, लेकिन अरमान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ना तो वह पहले कभी डेविल किंग बनना चाहता था और ना ही अब उसे इसमें कोई रुचि थी। अगर उसे किसी में रुचि थी तो वह थी उसकी प्यारी खूबसूरत बीवी आस्था। अरमान ने आस्था को अपना जुनून बना लिया था। आस्था के बिना जीवन जीने के बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। वीर रायचंद पूरी तरह से झुंझला उठा था। वह अपने घर पर नहीं रह रहा था और सीधा सीधा उसे अबीर के पास रहना पड़ रहा था। अबीर के साथ रहना उसे जेल जैसा लग रहा था, क्योंकि अबीर की जिंदगी बिल्कुल बेरंग थी। उसमें किसी तरह का कोई रोमांस नहीं था। अबीर के घर में कोई महिला नौकरानी भी नहीं थी, जबकि वीर रायचंद को हर रोज अपने बिस्तर पर एक नई लड़की चाहिए होती थी। लेकिन यहाँ उसे कुछ भी नहीं मिल रहा था। पूरा एक हफ्ता उसने अबीर के साथ गुजारा था और वहाँ रुके रहना उसके लिए मुश्किल हो चुका था। इसलिए उसने अपने एक आदमी को फोन करके कुछ स्क्वाड गर्ल्स को अबीर के फार्म हाउस पर बुला लिया था। अबीर उस वक्त वहाँ नहीं था, वह कुछ जरूरी काम से बाहर गया हुआ था। जैसे ही उसने 2-3 लड़कियों को बुलाया, वे आते ही अपना काम शुरू कर दिया। उन्होंने अपने सारे कपड़े उतारकर वीर को पूरी तरह से फुसलाना और उसके साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया। वीर को तो ऐसा ही माहौल चाहिए था। अबीर सिंह राठौर जैसे ही अपना काम पूरा करके आया और उसने अपने हॉल में इस तरह का नंगा नाच देखा तो उसके हाथों की मुट्ठी बंद हो गई, क्योंकि उस वक्त पूरा फार्म हाउस खाली था। अबीर सिंह राठौर जैसे ही वहां आया और उसने यह देखा तो उसकी नसें तन गईं। अबीर आगे बढ़कर वीर रायचंद को, जो एक लड़की के साथ पूरी तरह से अंतरंग हो रहा था, खींचकर लात मार दी। वह दूर जा गिरा। वह लड़कियां अपने उल्टे सीधे कपड़े पहनकर जल्दी से वहां से भाग गईं। वीर गुस्से से खड़ा होकर अबीर के कॉलर को पकड़कर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की हरकत करने की? मैं तुम्हारा कोई गुलाम नहीं हूँ, समझे तुम? वीर अबीर को घूरने लगा। तभी अबीर ने वीर के जबड़े को कसकर पकड़ते हुए बोला, जब तक मेरी निगरानी में हो, मेरे नियमों के हिसाब से ही तुम्हें रहना होगा, अन्यथा मैं तुम्हारे इतने टुकड़े करूंगा कि तुम सोच भी नहीं पाओगे, समझे तुम? अबीर ने वीर को धक्का दे दिया और अपने कमरे में चला गया। वीर अब पूरी तरह से गुस्से से बौखला उठा था। वीर की आज तक इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी जितनी आज हुई थी। वह बेइज्जती की आग में तप रहा था। वह समझ चुका था कि अगर अबीर राठौर ने उसे यहाँ अपने पास रखा है तो जरूर इसके पीछे उसका कुछ न कुछ मकसद है, वरना खाली खाली वह उसे यहाँ क्यों रखेगा? फिलहाल वीर का वहां रुके रहना मुश्किल हो गया था, इसलिए वह बिना किसी को बताए सीधा अपने घर की ओर रवाना हो चुका था। वहीं दूसरी ओर अरमान से ढेर सारा प्यार करने के बाद आस्था अब अरमान से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अरमान आस्था को बिल्कुल बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रहा था। वह कह रहा था कि मियाँ, बीवी के बीच किसी तरह का कोई पर्दा नहीं है और वह उसे इतना प्यार करता है तो उसे इतना शर्माने की क्या जरूरत है? यह कहते हुए अरमान खुद ही ब्लश कर रहा था। आस्था ने शर्म के मारे अपने छोटे से सर को अरमान के चौड़े सीने में छुपा रखा था। तब अरमान ने आस्था की पीठ को सहलाते हुए उसे गोद में उठा लिया और सीधा बाथरूम में ले आया। दोनों कितनी देर तक एक दूसरे की बाहों में नहाते रहे। अरमान को आस्था के साथ रहकर एक अलग ही लेवल का सुकून मिलता था। कितनी देर तक अरमान और आस्था एक दूसरे में डूबे रहे। उसके बाद दोनों ने साथ में कपड़े पहने और अरमान आस्था को साथ लेकर नीचे हॉल में आ गया। और जैसे ही वह हॉल में आया, अरमान के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, शायद आस्था के प्यार करने की, क्योंकि आस्था ने आज आगे बढ़कर अरमान को प्यार किया था तो अरमान को बहुत अच्छा लग रहा था। अरमान को हॉल में मुस्कुराते हुए देखकर सभी बहुत खुश हो रहे थे। सभी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि अरमान खुश होता था तो माहौल अलग ही लेवल का हो जाता था। चारों तरफ सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती थीं। वहीं मारिया और टाइगर एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों भले ही एक दूसरे से शादी करने वाले थे और एक दूसरे के साथ वे अंतरंग भी कितनी बार हो चुके थे, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे को टशन देना बंद नहीं किया था। इनफैक्ट अरमान उन दोनों को देख रहा था और साथ ही साथ अरमान ने सोच लिया था कि उन दोनों के लिए उसे क्या करना है। वहीं दूसरी ओर आकाश और सुमित उस वक्त हॉल में मौजूद थे। राधिका मायूस सी एक तरफ अलग बैठी थी, क्योंकि सुमित ने जो उसके साथ बर्ताव किया था वह उसके लिए बर्दाश्त से बाहर था। लेकिन फिलहाल वह किसी से कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि वह खुद सुमित पर निर्भर थी और सुमित के बिना जिंदगी जीने के बारे में वह सोच भी नहीं सकती थी। वहीं रौनक नानी माँ के कंधे पर हाथ रखकर बैठी हुई थी, बिल्कुल लड़कों के स्टाइल में। वह नानी माँ की ओर देखकर बोली, नानी माँ, एक बात बताइए, जब आप जवान थीं, क्या आपको कभी प्यार हुआ था? जैसे ही रौनक ने यह सवाल किया, नानी माँ तुरंत शर्मा गई। अपने साड़ी के पल्लू को अपने मुंह में लेकर बोली, अरे बिटिया, अब हमारे जमाने की हम आपको क्या बात बताए? प्यार तो हमारे जमाने में होता था, अब क्या कोई प्यार होता है? अब तो लड़का लड़की मिले, आपस में किस किया तो सोचते हैं कि प्यार हो गया। तुम्हें पता है, हमारे जमाने में जब प्यार होता था ना, इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी होती थीं, कितने बड़े बड़े त्याग करने होते थे। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा मुश्किल काम होता था लड़की के माँ बाप को मनाना। और तुम जानती हो, आस्था के नाना जी ने पूरे 8 साल लगा दिए थे, तब जाकर मेरे माँ बाप शादी के लिए माने थे। जैसे ही नानी माँ ने यह कहा, सभी मुंह खोलकर हैरानी से नानी माँ की बातें सुनने लगे थे। आहान को तो नानी माँ की बातों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी आ रही थी और अभी वे सब एक दूसरे से बात ही कर रहे थे। तभी अचानक सुमित के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। सुमित ने जैसे ही अपना फोन उठाकर देखा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए।
वहीं अहान, जो रौनक की तरह ही नानी माँ के दूसरे कंधे पर हाथ रखकर बैठ गया था, बोला, नानी माँ, फिर क्या हुआ? बताइए ना, आगे बताइए ना। जब आपकी शादी हुई तब क्या हुआ? आहान को भी नानी माँ की बातों में दिलचस्पी आ रही थी, तो वह उससे आगे पूछना चाहता था कि नानी माँ की शादी के बाद आगे क्या हुआ। तब नानी माँ बोली, अरे तेरे बेटवा, उसके आगे की बात हम आपको क्या बताए। तभी आहान के फोन पर भी वही नोटिफिकेशन आया जो सुमित के फोन पर आया था। और अभी थोड़ी देर पहले आहान, जो बच्चों जैसा मासूम और प्यारा लग रहा था, उसके एक्सप्रेशन बदल गए थे। वहीं रौनक घूर कर आहान को देख रही थी। एक तो आहान ने जिस तरह से हल्दी में बंदूक निकालकर अबीर के माथे से लगाई थी, उसके बाद आहान का बच्चों वाला व्यवहार, फिर आहान का एकदम से ही एडल्ट वाला व्यवहार, रौनक कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार मसला क्या है। क्या हुआ है कि इसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए हैं। कहीं ना कहीं रौनक ने फैसला लिया था कि वह आहान के बारे में सच जानकार रहेगी कि आखिरकार आहान की असली पहचान क्या है। तभी आहान ने सुमित की ओर देखा, सुमित ने आकाश की ओर, और साथ ही साथ सभी ने एक साथ फिर अरमान सिंघानिया की तरफ देखा। अरमान ने केवल अपनी पलकें 2 बार झपकाई। अरमान का आदेश मिलते ही सारे के सारे खड़े हो गए और इस तरह से मेंशन से बाहर निकल गए। न जाने क्या हो गया होगा, और सब हैरानी से उन्हें जाते हुए देख रहे थे। अरमान, टाइगर, मारिया और अन्य लोग उनके साथ ही बाहर चले गए। तब अरमान ने आस्था को ढूंढा। आस्था, जो अरमान से ढेर सारा प्यार करने के बाद सीधा किचन में घुस गई थी, क्योंकि वह आज अपने हाथों से अरमान के लिए कुछ स्पेशल बनाना चाहती थी। इसके लिए उसने मूंग की दाल का हलवा चुना था कि आज वह अपने हाथों से बनाकर मूंग की दाल का हलवा अरमान को खिलाएगी। जैसे ही आस्था ने सबको बाहर जाते हुए देखा, वह तुरंत अरमान के सामने जाकर खड़ी होकर पूछती है, आप कहाँ जा रहे हैं? आपने हमसे वादा किया था कि आज का सारा बचा हुआ दिन हमारे साथ गुजारेंगे, अब आप कहीं नहीं जाएंगे। लगभग मैंने आपके लिए हलवा बना दिया है, वह पूरी तरह से तैयार है। प्लीज प्लीज आप बस 10 मिनट वेट कीजिए, मैं लेकर आ रही हूँ। जैसे ही आस्था ने यह बोला, अरमान ने आगे बढ़कर आस्था के चेहरे को अपने हाथों में भरा और उसके माथे को चूमते हुए बोला, आप हलवा बनाकर रेडी रखिए, बस मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एक इंपॉर्टेंट काम आ गया है, अगर इंपॉर्टेंट काम नहीं आता तो मैं नहीं जाता। जैसे ही अरमान ने इतने प्यार से कहा, आस्था अरमान को जाने से रोक ही नहीं पाई। हल्की सी मुस्कान के साथ आस्था बोली, ठीक है, लेकिन आप जल्दी आ जाइएगा, वैसे भी हमारा आपके बिना मन नहीं लगता है। आस्था अरमान के कोट के बटन से खेल रही थी। अरमान को उस वक्त वह बड़ी ही प्यारी और क्यूट लग रही थी। उसको खुद दिल नहीं कर रहा था कि वह आस्था को छोड़ कर जाए, लेकिन फिलहाल उन लव बर्ड्स को एक साथ देखकर नानी माँ जोरों से खांसने लगी। आस्था तुरंत अरमान से 2 कदम पीछे की दूरी बनाकर खड़ी हो गई। अरमान घूर कर नानी माँ को देखने लगा। कहीं ना कहीं अरमान को यही लगता था कि नानी माँ उसके और आस्था के बीच कबाब में हड्डी है, जब देखो बीच में घुसती ही रहती है। तभी आस्था ने अरमान को जाने की इजाजत दे दी और अरमान फटाफट से वहां से निकल चुका था। लगातार अरमान की 8-10 गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। वहीं दूसरी ओर अबीर सिंह राठौर को जैसे ही इस बात का पता चला कि वह बेवकूफ वीर रायचंद उसके घर से बिना बताए निकल चुका है, तो उसके माथे पर बल पड़ गए और फटाफट से उसने अपनी गाड़ियों समेत उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वीर रायचंद उस वक्त बहुत घबराया हुआ था। अभी तक वह अपने घर नहीं पहुंचा था और वह बीच रास्ते में अपनी गाड़ी से ब्रेक लगाकर खड़ा हुआ था। एक जगह शराब की दुकान दिखाई दे रही थी, तो उसने फैसला किया कि वह पहले थोड़ी सी शराब लेगा, उसके बाद आगे जाएगा, क्योंकि उस वक्त वह काफी ज्यादा मानसिक दबाव में था और वह इतने ज्यादा मानसिक दबाव को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए वीर रायचंद ने एक शराब की बोतल अपने हाथ में ले ली और गाड़ी से ब्रेक लगाकर पीने लगा। लेकिन उसने अभी 2-3 घूंट ही लिए थे कि तभी कम से कम 15 से 20 गाड़ियां उसके आसपास आकर रुकती हैं। अब वीर के होश पूरी तरह से उड़ चुके थे, क्योंकि इन गाड़ियों में से अरमान सिंघानिया अपने पूरे काफिले के साथ उतर रहा था और दूसरी गाड़ी में से अबीर सिंह राठौर अपने पूरे गार्ड्स के साथ उतर रहा था। अब वीर उन लोगों के बीच में था। अरमान सिंघानिया सीधे तरफ से आ रहा था, उल्टी तरफ से अबीर सिंह राठौर आ रहा था और उनके बीच में था वीर रायचंद। अब वीर के माथे से पसीना निकलना शुरू हो चुका था। अबीर सिंह राठौर वीर को देखकर तेजी से बोला, अरे बेवकूफ, खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, फटाफट से इस साइड आ, वरना अरमान सिंघानिया तेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा। अरमान वीर को देखकर तिरछा मुस्कुरा रहा था। असल में जो यह नोटिफिकेशन सबको मिला था वह वीर रायचंद की लोकेशन थी, क्योंकि अरमान ने अमरेश को धमकी देने के बाद भी देव को वीर के पीछे लगा दिया था कि वह वीर के बारे में जानकारी निकाले कि आखिरकार वीर रायचंद कहाँ है। जैसे ही अबीर सिंह राठौर के फार्म हाउस से वीर रायचंद निकला, ठीक उसी वक्त देव ने सभी को सूचित कर दिया था और सभी वीर को पकड़ने के लिए वहां आ पहुंचे थे। जैसे ही वीर रायचंद अबीर सिंह राठौर के फार्म हाउस से निकला, ठीक उसी वक्त देव ने सभी को सूचित कर दिया था और सभी वीर को पकड़ने के लिए वहां आ पहुंचे। लेकिन उनके साथ साथ अबीर सिंह राठौर भी आ पहुंचा था। अबीर सिंह राठौर इस तरह से वीर रायचंद को कैसे अरमान के साथ जाने दे सकता था, क्योंकि उसने अमरेश को सीधे सीधे वादा किया था कि वह उसके बेटे की हिफाजत करेगा, अरमान से उसकी सुरक्षा करेगा। लेकिन अब अरमान सिंघानिया के वहां आ जाने के बाद अबीर सिंह राठौर के माथे पर बल पड़ गए थे और वह सीधे सीधे अरमान सिंघानिया की ओर देखकर बोला, वहीं रुकना अरमान सिंघानिया, तुम इस तरह से वीर रायचंद को अपने साथ नहीं ले जा सकते, इसकी सुरक्षा की मैंने इसके बाप को वादा किया है। तभी अरमान तिरछा सा मुस्कुराया और बेरुखी से बोला, जिस जुबान की कोई अहमियत नहीं तुम्हें, वह जुबान नहीं देनी चाहिए थी। तभी अबीर अरमान की बात सुनकर गुस्से से भड़क उठा और अपनी बंदूक निकालकर उसने अरमान की तरफ तानी। तब तक अरमान के ठीक बगल में से मारिया और टाइगर ने भी अपनी बंदूक अबीर सिंह राठौर की तरफ तान दी। आकाश, सुमित,
ध्रुव, आहान सभी ने अपनी बंदूक वीर रायचंद की तरफ तानी हुई थी। वहीं वीर सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। उसने तो सोचा था कि वह अपने घर जाएगा, घर जाकर मौज मस्ती करेगा, दारू पिएगा। लेकिन यह क्या, यहाँ तो दो खूंखार शेर उसे पकड़ने के लिए लड़ रहे थे। हालांकि वीर ने निर्णय ले लिया था कि वह अबीर सिंह राठौर के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उसके साथ उसकी जिंदगी बड़ी बोरिंग और बेरंग हो गई थी। लेकिन अब तो उसे अबीर सिंह राठौर सुरक्षित नजर आ रहा था, तो उसने सोचा उसे अबीर राठौर के साथ चले जाना चाहिए। इसीलिए वीर अब धीरे धीरे अबीर सिंह राठौर की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन तभी अरमान ने उसे इस तरह से अबीर की तरफ जाते हुए देख लिया था और तुरंत उसने टाइगर की ओर देखा। टाइगर ने तुरंत वीर की टांगों के पास गोली चलाई। मतलब गोली उसे नहीं लगी, लेकिन जैसे ही गोली चलाई गई, अबीर चिल्लाया, नहीं अरमान सिंघानिया, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम इसकी जान नहीं ले सकते। तब अरमान तिरछा मुस्कुराकर अबीर की ओर देखकर बेफिक्री से कहा, इसकी जान तो मैं किसी भी कीमत पर लेकर रहूंगा, और वैसे भी मैं यहाँ इसे मारने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो सिर्फ इसे अपने साथ लेकर जाने के लिए आया हूँ। अब वीर अरमान की बात सुनकर कांपने लगा और मन में गालियां देते हुए बोला, इसके साथ तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। वहीं अबीर चेतावनी देते हुए बोला, तुम मेरे रहते इसे यहाँ से लेकर नहीं जा सकते। तब अरमान उसकी ओर खतरनाक नजर से देखकर चिढ़कर बोला, मैंने तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे बाप को किए एक वादे के चलते बख्शी है, पर लगता है कि तुम्हें मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने ऑलरेडी तुम्हारे बाप को सारी जानकारी भेज दी है। तुम्हारा बाप खुद अब यहाँ आ रहा है, उसके बाद मैं एक बार अपने वादे से आजाद हो जाऊंगा, फिर मैं तुम्हारी जान लूंगा। अब जैसे ही अरमान ने यह बताया, अबीर पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया, क्योंकि वह अपने पिता तक इस बात की भनक तक नहीं लगने देना चाहता था कि वह इस वक्त बैंगलोर में है, और इस तरह से वह अरमान से अपनी जमीन हासिल करना चाहता है, साथ ही साथ उसकी पत्नी से शादी करना चाहता है। लेकिन अगर अरमान ने जो जानकारी उसके पिता को दे दी, तो अब उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वह सपने में भी नहीं सोच सकता था कि अरमान ऐसा कुछ करेगा। तब अबीर अपनी बंदूक से अपना सर खुजाते हुए बोला, चाहे तुमने कितनी भी घटिया चाल क्यों न चली हो अरमान सिंघानिया, लेकिन मैं आस्था को तो हासिल करके रहूंगा। वहीं वीर रायचंद उन दोनों की बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान था। उसे यह नहीं पता था कि अबीर सिंह राठौर इस वक्त अरमान सिंघानिया की पत्नी के पीछे है, क्योंकि वह तो खुद आस्था को देखने के बाद उसके साथ कुछ रातें गुजारना चाहता था। लेकिन अब जैसे ही उसे यह पता चला कि अबीर सिंह राठौर भी उसकी पत्नी के पीछे है, तो वह हैरान हो गया और मन मन में सोचने लगा, ये लड़की इन दोनों शैतान की जान है, और इन दोनों से मैं सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ, क्योंकि अबीर सिंह राठौर ने कुछ लड़कियों के सामने उसके नंगे बदन पर लात मारी थी, तो यह वीर की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई थी, और यह अपनी बेइज्जती किसी कीमत पर भूलने वाला नहीं था। तभी वीर के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई थी, और उसने निर्णय लिया कि इन दोनों तोतों की जान एक लड़की में है, तो मैं पहले उस लड़की को बर्बाद कर दूंगा, और उसके बाद मेरा इस अबीर से भी बेइज्जती का बदला पूरा हो जाएगा, और साथ ही साथ इस अरमान से भी हिसाब बराबर हो जाएगा। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ से अपनी जान बचानी होगी। यह सोचते हुए अचानक वीर अपने दोनों हाथों को ऊपर करके घुटनों के बल बैठ गया था। इससे साफ पता चल रहा था कि वह सरेंडर करने को तैयार था। अबीर सिंह राठौर वीर को इस तरह से अरमान के हाथों नहीं पड़ने देना चाहता था, क्योंकि उसने अमरेश से वादा किया था कि वह उसके बेटे का ध्यान रखेगा। वेल अरमान ने आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान की तरफ इशारा कर दिया था, और वह चारों धीरे धीरे छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए अब वीर की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन तभी अबीर ने यह देख लिया था, और फटाफट से उसने अपने आदमियों को आदेश दे दिया था, और उसके आदमियों ने जल्दी ही उन सब पर फायरिंग करना शुरू कर दिया था, क्योंकि अबीर सिंह राठौर वहां अकेला नहीं, बल्कि अपने पूरे ताम धाम के साथ अपने कई सारे बॉडीगार्ड्स के साथ वहां आया था, जो कि अरमान सिंघानिया के आदमियों से कहीं ज्यादा थे, क्योंकि अरमान तो केवल अपने दोस्तों और भाई के साथ वहां आया था, और केवल बॉडीगार्ड के नाम पर मारिया और टाइगर उसके साथ थे। लेकिन अबीर सिंह राठौर कई सारे गार्ड्स के साथ वहां आया था। अब जैसे ही उन लोगों ने इस तरह से फायरिंग करना शुरू किया, बदले में उन सब ने भी फायरिंग करना शुरू कर दिया था। टाइगर तुरंत अरमान के सामने उसका कवच बनकर खड़ा हो गया था। वह अरमान तक एक भी गोली, किसी तरह की कोई खरोच तक नहीं पहुंचने देगा। दोनों तरफ से धारदार फायरिंग होने शुरू हो गई थी। जैसे ही वीर रायचंद ने यह देखा कि दोनों ने आपस में फायरिंग करना शुरू कर दिया और सबकी निगाहें उस पर से हट गई हैं, मौका देखकर वह अपनी गाड़ी में बैठा और उन दोनों के बीच से गाड़ी उसने इतनी फुर्ती से भगाई थी। वह फुर्ती से वीर को जाते हुए देखते रहे। तब अरमान ने सुमित, आकाश, ध्रुव, आहान को इशारा किया कि फटाफट से गाड़ी से वीर रायचंद का पीछा करो, क्योंकि अरमान सिंघानिया वीर रायचंद को अगवा करके उसके साथ सारी कसर पूरी करना चाहता था। उसके बाप को दर्द देना चाहता था, साथ ही साथ उसकी माँ को भी। लेकिन अब वीर के इस तरह से भागने पर अरमान ने तुरंत उसे पकड़ने के आदेश दिए थे। वहीं अबीर वीर की इस बेवकूफी पर झल्ला उठा था और फटाफट से उसने अजीत को उसके पीछे जाने के लिए लगा दिया था। इन द लास्ट सभी लोग अब वीर के पीछे चले गए थे। अब केवल वहां पर दो लोग बचे थे। वह दो लोग थे अबीर सिंह राठौर और अरमान सिंघानिया। इस वक्त दोनों एक दूसरे के ठीक सामने खड़े हुए थे। तभी अरमान अबीर सिंह राठौर की ओर देखकर बेफिक्री से बोला, वैसे मानना पड़ेगा, मुझे झुकाने के लिए तुम मेरे दुश्मनों से जाकर मिल गए, वाकई काबिले तारीफ हो तुम। तभी अबीर को यह बात कुछ खास पसंद नहीं आई और वह सख्त आवाज में बोला, तुम्हें झुकाने के लिए नहीं अरमान सिंघानिया, तुम्हारी ताकत को कम करने के लिए, क्योंकि तुम्हें झुकाने के लिए मैं ही काफी हूँ। बहुत जल्द मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगा, साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी को भी। अब जैसे ही अबीर ने अपनी बातों के बीच में आस्था का नाम लिया, अरमान के खून में आग लग गई थी। फटाक से उसने अबीर के गिरेबान को पकड़ लिया और गरजते हुए बोला, मेरी पत्नी का नाम लेने का तुम्हारा कोई हक नहीं है। मैं यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ कि तुम मेरी पत्नी आस्था का नाम लो। वह पत्नी है मेरी, समझे तुम, और वह मेरी जिंदगी है।
तो अबीर सिंह राठौर इरिटेशन कंट्रोल करते हुए बोला, अगर वह प्यार से तुम्हारे साथ रहती, अगर तुमने जबरदस्ती उसके साथ शादी नहीं की होती, तो शायद मैं तुम्हें उसके साथ हंसी खुशी रहने देता। लेकिन जब भी मैंने उसे तुम्हारे साथ देखा है, उसकी आंखों में उदासी देखी है। यह बात मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ और मैं उसे हर हाल में पाकर रहूंगा। यह कहते हुए अबीर ने एक सपाट लुक अरमान को दिया था और अरमान अबीर को जाता हुआ देखकर मुस्कुराने लगा और मन ही मन बेफिक्री से सोचा, बेवकूफ, राजा उससे रानी मांगने आया है। हाँ, ऐसा कहते हुए अरमान हंसने लगा था। अरमान की हंसी उस वक्त बेहद भयानक लग रही थी और एकदम से हंसते हंसते उसने अपना चेहरा डार्क कर लिया था और तभी उसे आस्था की बात याद आई थी कि वह उसका इंतजार कर रही है, वह जल्द से जल्द लौट कर आए। तो इसीलिए अब अरमान फटाफट से सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुका था। वहीं वीर रायचंद पूरी तरह से गायब हो चुका था। कहीं पर भी किसी को भी वीर रायचंद का कोई सुराग नहीं मिल पाया था। वह एकदम से ही गायब हो चुका था। वीर रायचंद के जाने के बाद सब गुस्से से आग बबूला हो उठे थे और वापस से सिंघानिया मेंशन की ओर रवाना हो चुके थे, क्योंकि अरमान पहले ही उन्हें मैसेज दे चुका था कि वह मेंशन जा रहा है, बाकी सब भी वहीं आ जाए। अगर वीर रायचंद पकड़ा जाता है तो उसे फार्म हाउस छोड़कर आए। लेकिन फिलहाल तो वीर ना तो अबीर के हाथों आया था और ना ही वह अरमान के हाथ में आया था। वह तो अपने किसी अलग ही प्लान के साथ वहां से गायब हो चुका था। वहीं दूसरी ओर अरमान के जाने के बाद आस्था का चेहरा उतर गया था और वह रश्मि रौनक के पास जाकर बैठ गई थी और वहीं रौनक रश्मि आस्था के अगल बगल बैठ गई थी और उसको कोहनी मारकर पूछने लगी, क्या बात है, ऐसा क्यों लग रहा है कि किसी का दिल नहीं लग रहा है अपने पिया के बिना। तभी आस्था शर्माकर अपने चेहरे को रश्मि के कंधे पर रख लिया था और चहकती हुई बोली, पता नहीं रश्मि दीदी, हमें क्या हो गया है, बस हम चाहते हैं कि वह हमारे आसपास रहे और हम उन्हें बस देखते रहे। ऐसे कहते हुए आस्था बड़ी ही क्यूट लग रही थी। एकदम से उसके बातों में प्यार ही प्यार टपक रहा था। तभी रौनक आस्था की कोहनी मारती है और छेड़ते हुए बोली, अच्छा इतना प्यार करती हो। तब आस्था खोए हुए बोली, पता नहीं, हमें तो लगा था कि हम कभी उनसे प्यार भी कर पाएंगे। इनफैक्ट हम उनसे इतना ज्यादा डरते थे कि हम तुम्हें क्या बताएं। लेकिन पता नहीं कब उनसे इतना प्यार हो गया कि हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें कितना प्यार उनसे हो गया है। आस्था आज बिल्कुल खुलकर अपने प्यार का सीधे सीधे उन दोनों के सामने इजहार कर रही थी और दोनों ही मन में आस्था को हमेशा खुश रहने की दुआएं दे रही थी। वेल, तभी रौनक इधर उधर देखते हुए बोली, राधिका कहाँ है, और वह तो आज ब्रेकफास्ट करने के लिए भी नहीं आई। तब आस्था भी हैरान से बोली, और चलकर देखते हैं कहाँ है। वह ऐसा बोलकर वह तीनों जल्दी ही राधिका के कमरे में आ पहुंची थी। वहीं राधिका उदास बैठी हुई थी और उसकी आंखों में उस वक्त आंसू थे। तब जैसे ही रौनक रश्मि साथ साथ आस्था वहां पहुंची और उन्होंने इस तरह से राधिका को आंसू बहते हुए देखा तो तीनों ही परेशान हो गई थी और उसे उसकी परेशानी, उसके रोने का सबब पूछने लगी। राधिका की तो जिंदगी में वैसे ही कोई नहीं था और उसने जो कुछ भी घटना, जो कुछ भी सच था, शुरू से लेकर आज तक एक झटके में ही वह सबको बताना शुरू कर दिया था, क्योंकि इस वक्त राधिका को किसी के कंधे की जरूरत थी और वह कंधा उसे आज रौनक, रश्मि और आस्था में मिल गया था। क्योंकि वह अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा घुट रही थी, ना तो अपने दिल की बात वह किसी को बता पा रही थी और ना कुछ छुपा पा रही थी। अब जैसे ही तीनों ने इतने प्यार से राधिका से सब कुछ पूछा तो तब राधिका ने सारी बातें शुरू से लेकर आज तक उनसे बताना शुरू कर दिया था। अब तो जैसे ही रश्मि ने राधिका के कोमा में जाने का सच सुना, साथ ही साथ चांदनी के बारे में उसे सारा सच पता चला। अब तो रश्मि की भी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे और वह सभी पूरी तरह से हैरान हो गई थी कि अब तक राधिका रो रही थी, लेकिन अचानक से रश्मि ने रोना शुरू कर दिया। अब आस्था, रौनक एक दूसरे को देखने लगी थी और जैसे ही उन्होंने रश्मि के हाथ पर हाथ रखा तब रश्मि ने भी अपने दिल की बात खोलकर सबको बता दी कि किस तरह से आकाश उससे दूर रहा, सिर्फ इसी गलत फहमी की वजह से। अब जैसे ही उन सब ने रश्मि की बातें सुनी, राधिका ने तो और जोरों से रोना शुरू कर दिया था और गिल्टी फील करते हुए बोली, सिर्फ हमारी गलती की वजह से यह सब कुछ हुआ है। काश उस वक्त हम चुप रह जाते और किसी की सच्चाई हम किसी को नहीं बताते तो शायद इतनी सारी जिंदगी या इतनी सारी जिंदगियां नहीं बिगड़ती। जैसे ही राधिका ने रोते हुए कहा, रश्मि ने तुरंत उसे गले से लगा लिया था। वहीं आस्था और रौनक एक दूसरे को देखने लगी थी कि इस सिचुएशन में अब क्या करें। तभी रौनक कुछ सोचते हुए अचानक से बोली, राधिका दीदी और रश्मि दीदी, अब आप दोनों बिल्कुल नहीं रोएंगी। और वैसे भी राधिका दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अगर गलती किसी की है तो सिर्फ और सिर्फ सुमित भैया की है। उन्हें इस तरह से आपको टॉर्चर करने का कोई हक नहीं है और वैसे भी उन्हें तो आपसे माफी मांगनी चाहिए। आपने अपनी जिंदगी के कितने ही खूबसूरत साल इस तरह से कोमा में गुजार दिए, वह भी सिर्फ उनकी गलती की वजह से। और उल्टा उन्हें आपसे माफी मांगना तो दूर की बात, उल्टा उन्होंने सारी चीजों के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। और उल्टा उन्हें आपसे माफी मांगना तो दूर की बात, उल्टा उन्होंने सारी चीजों के लिए आपको ही जिम्मेदार ठहरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप फिक्र मत कीजिए। और रही बात आकाश भैया की, भले ही आकाश भैया अब रश्मि दीदी के साथ अच्छे से रह रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी गलती की, किसी और की गलती की सजा उन्होंने मेरी रश्मि दीदी को दी है। उन्हें इस तरह से सजा देने का कोई हक नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए। आप देखिए, मैं एक ऐसा प्लान बनाऊंगी कि सुमित भैया को खुद अपनी गलती का एहसास होगा। अब जैसे ही रौनक ने इतने कॉन्फिडेंस से यह कहा, आस्था तुरंत ही एक्साइट होकर बोली, अच्छा ऐसा क्या प्लान है, मुझे बताओ ना। तब रौनक ने अपने शब्दों में आस्था के कानों में कुछ कहना शुरू कर दिया था और जैसे ही आस्था ने यह सुना, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी और उसने भी फटाफट से राधिका को अपने शब्दों में आगे समझाना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबने मिलकर एक ऐसा प्लान बताया था जिससे सुमित अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने से रोक नहीं पाएगा और उसे हर हाल में उसके बाद राधिका को एक्सेप्ट करना ही होगा,
साथ ही साथ अपनी गलती का भी उसे एहसास करना होगा। अब जैसे उन्होंने अपना प्लान राधिका को बताया, राधिका शर्माने लगी और खुश होते हुए बोली, लेकिन यार हम ये सब ऐसा कैसे कर पाएंगे? तब रौनक अपने स्टाइल में बोली, डोंट वरी दीदी, मैं हूं ना। ऐसा बोलकर रौनक मुस्कुराने लगी थी। दूसरी ओर जल्दी ही अरमान अपने मेंशन में आ पहुंचा। अब जैसे ही अरमान सिंघानिया मेंशन में आया, उसने देखा नानी माँ और साथ ही साथ दादाजी तो एक तरफ बैठे हुए गप्पे हाँक रहे थे। और क्योंकि नानी माँ जब भी दादाजी के साथ होती थी तो वो अपने गांव के कितने सारे किस्से दादाजी को सुनाया करती थी। उसके बाद दादाजी उनकी बातों में पूरी तरह से खो जाया करते थे। अब अरमान की नजरें तो किसी और को ढूंढ रही थी, तो वह थी सिर्फ आस्था। लेकिन आस्था तो आज हॉल में दिखाई नहीं दी। तभी अरमान का ध्यान किचन में चला गया कि जरूर आस्था उसके लिए मूंग की दाल के हलवे की प्रिपरेशन कर रही होगी, क्योंकि उसने 10 मिनट बोला था। लेकिन अरमान तो पूरे 35 मिनट बाद वापस आया था। तो इसलिए कुछ सोचते हुए अरमान आज किचन में चला गया था और उसने देखा कि सेम ड्रेस पहने हुए आस्था किचन में कुछ कर रही थी। अब अरमान के चेहरे पर एक तिरछी सी मुस्कुराहट आ गई थी और उसने जाकर पीछे से आस्था को हक कर लिया था। लेकिन आस्था को बाहों में भरते ही अरमान को कुछ अलग ही तरह का एहसास हुआ और जैसे ही उसने अब उसकी शक्ल को देखा तो अरमान का चेहरा एकदम ही डार्क हो गया था, क्योंकि वहां पर आस्था नहीं बल्कि प्रियंका थी। प्रियंका जो कि यह देख चुकी थी कि आस्था इस वक्त बाकी सबके साथ राधिका के कमरे में है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आ चुका था। क्योंकि अरमान जब आस्था को बोलकर गया था कि वह जल्दी वापस आएगा, तो इसीलिए अब प्रियंका आस्था के जैसा ड्रेसअप करके सीधा किचन में जा पहुंची थी। क्योंकि उसने अरमान को बाहर से ही आते हुए देख लिया था, फटाफट से किचन में दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई थी ताकि अरमान उसे छुए। और ऐसा ही हुआ था। प्रियंका के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। अब जैसे ही अरमान ने प्रियंका का चेहरा देखा, वह कोल्ड वॉइस में मुंह बिगाड़ते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी प्रियंका अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट लाकर बोली, जीजा जी, यह क्या, आप अपनी साली के साथ छेड़खानी कर रहे हैं? हाँ, हमें तो लगा कि आपको शायद इन सब चीजों में इंटरेस्ट ना हो। अब प्रियंका की बात सुनकर अरमान का खून खौलने लगा, क्योंकि प्रियंका से वह बहुत ज्यादा चिढ़ता था, स्पेशली जब से उसने सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने प्रियंका को अपनी बीवी कहना पड़ा था। क्योंकि अरमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन प्रियंका के साथ अपना नाम जोड़ता हुआ नहीं देख सकता था। वहीं आस्था को राजेश ने बता दिया कि अरमान आ गए हैं, तो आस्था जल्दी से दौड़कर किचन में ही गई थी और किचन में वह प्रियंका और अरमान को साथ में देख चुकी थी। वहीं प्रियंका दांत दिखाते हुए अरमान की ओर ही देख रही थी। वहीं अरमान का खून खौल रहा था। ठीक उसी वक्त प्रियंका की नजर आस्था पर पड़ी। आस्था को वहां देखकर वह चौंक गई, लेकिन अगले ही पल अपने चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट लाकर बोल पड़ी, अरे आस्था, तुम वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। मैं और अरमान जी तो बस। जानबूझकर प्रियंका ने इतना ही बोला था। तभी आस्था सीधा किचन में आ गई थी और अरमान के हाथ को पकड़कर बोली, यस प्रियंका दीदी, कहिए, आप कुछ कह रही थी? प्रियंका को तो लगा कि आस्था जब अरमान को उसके साथ देखेगी तो जरूर उसके मन में शक पैदा हो जाएगा और दोनों के बीच दूरी आ जाएगी। लेकिन तभी आस्था ने बड़े ही हक से प्रियंका के सामने अरमान का हाथ पकड़ा था और प्रियंका के कपड़े पर पॉइंट करते हुए बोली, प्रियंका दीदी, अभी थोड़ी देर पहले तो आपने जीन्स और ट्राउजर पहना हुआ था, फिर अचानक से अपने ये हमारे जैसे कपड़े कब पहन लिए? अब जैसे ही आस्था ने यह सवाल किया, प्रियंका थोड़ा सा झेप गई थी और जल्दी से हड़बड़ाकर बात बनाते हुए बोली, आस्था, अगर मैंने भी तुम्हारे जैसे कपड़े पहन लिए, इसमें क्या बड़ी बात हो गई? आस्था, तुम मुझसे इस तरह से सवाल क्यों कर रही हो? तब प्रियंका की बात सुनकर आस्था पूरी तरह से खिल उठी थी। अगले ही पल अरमान की ओर घूरते हुए देखकर बोली, आप अगर आ गए थे तो आप सीधा मुझसे कमरे में नहीं मिल सकते थे? आपको इस तरह से किचन में आने की क्या जरूरत थी? आस्था बिल्कुल टिपिकल बीवियों वाली हरकत कर रही थी, बिल्कुल एक पजेसिव बीवी होने का पूरा फर्ज निभा रही थी। आस्था को इस तरह से रुबाब से बोलते हुए देखकर प्रियंका हैरान हो रही थी, क्योंकि जिस हक से आस्था अरमान से बातें कर रही थी, अरमान को डांट रही थी, प्यार से उसे बोल रही थी, तो यह बात प्रियंका को बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। अरमान जल्दी से हकलाकर बोला, वह मैं तो बस तुम्हें देखने के लिए यहाँ आया था। अरमान को हकलाता हुआ देखकर आस्था खुद को रोक नहीं पाई और जोरों से हंसने लगी, क्योंकि अरमान के सामने अच्छे अच्छे लोगों की जुबान बंद हो जाया करती थी, उनकी स्पीच गुम हो जाया करती थी। लेकिन यहाँ तो आस्था के इस तरह से सवाल करने पर अरमान खुद को रोक नहीं पाया और वह हकलाने लगा था। अब कोई और भी था जो उस वक्त अरमान को इस तरह से हकलाते हुए देख रहा था। वह थे वो चारों के चारों जो कि वीर रायचंद को ना पकड़ पाने के बाद सीधा मेंशन में आ गए थे। अब जैसे उन्होंने अरमान को किचन के पास देखा तो सभी वहां जमा हो गए थे और जब आस्था अरमान से सवाल कर रही थी, अरमान को इस तरह से हकलाते हुए उन सबने देख लिया था और सभी आंखें और मुंह खोलकर अरमान की ओर देखे जा रहे थे। अरमान आज तक हकलाया नहीं था। तभी आहान ने ध्रुव के कानों में कहा, भाई देखा तुमने, अरमान भाई हकला रहे हैं, जिनके सामने बड़े बड़े मिनिस्टर लोग तक अपनी जुबान नहीं खोलते, वो देखो आज वह हकला रहे हैं। तभी ध्रुव ने आहान के कान में वापस सरगोशी की थी और फुसफुसाते हुए कहा, यार मैंने तो सुना था कि अच्छे अच्छे लोगों की अपनी बीवी के सामने बोलती बंद हो जाती है, लेकिन आज सच में देख भी लिया, वाकई औरतें महान है। ऐसा कहकर ध्रुव आहान को देखने लगा था। वहीं आकाश और सुमित भी उन दोनों की बातें सुन रहे थे। वह भी हैरानी से अरमान और आस्था की ओर ही देख रहे थे। तभी आस्था को इस तरह से हंसता हुआ देखकर आहान तो खुद को रोक नहीं पाता और वह भी हंसने लगता है। साथ साथ ध्रुव भी हंसने लगा। वहीं आकाश और सुमित भी हंसते हुए इधर उधर देखने लगे थे।
वहीं प्रियंका को ऐसा लग रहा था मानो कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा हो। प्रियंका आस्था जैसा गेटअप करके अरमान को फुसलाना चाहती थी ताकि अरमान उसे छुए। अरमान ने छुआ भी था, लेकिन अब तो यहाँ आस्था ने सारा माहौल ही बदल दिया था। वहीं अरमान ने जैसे ये देखा कि ऑलरेडी वहां उसके भाई दोस्त भी वहां मौजूद हैं और सभी उसकी ओर ही देख रहे हैं। अरमान के गाल आज पहली बार तपने लगे थे। उसे एहसास हुआ कि आज वो शर्मा रहा है। तभी उसने आगे बढ़कर आस्था को गोद में उठा लिया था। आस्था जो कि अभी थोड़ी देर पहले खूब तेजी से हंस रही थी, अरमान के इस एक्शन के बाद वो तुरंत चुप हो गई थी। सबके सामने इस तरह से गोद में उठाने पर आस्था तक को काफी शर्म आ रही थी, लेकिन फिलहाल तो वह कर क्या सकती थी। उसने तो अरमान को छेड़ा था, इस तरह से उसे अरमान को डांटना नहीं चाहिए था। अब तो उसे भुगतना था। और जल्दी ही अरमान सीढ़ियां चढ़ने लगा। वहीं किचन से हंसने की आवाजें सुनकर नानी लिया था। आस्था जो कि अभी थोड़ी देर पहले खूब तेजी से हंस रही थी, अरमान के इस एक्शन के बाद वो तुरंत चुप हो गई थी। सबके सामने इस तरह से गोद में उठाने पर आस्था तक को काफी शर्म आ रही थी, लेकिन फिलहाल तो वह कर क्या सकती थी। उसने तो अरमान को छेड़ा था, इस तरह से उसे अरमान को डांटना नहीं चाहिए था। अब तो उसे भुगतना था। और जल्दी ही अरमान सीढ़ियां चढ़ने लगा। वहीं किचन से हंसने की आवाजें सुनकर नानी माँ साथ ही साथ दादाजी भी वहां आ गए थे और मुस्कुराते हुए अपने बच्चों को देख रहे थे और मन ही मन में अपने बच्चों को हमेशा खुश रहने की दुआएं कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रौनक का जो प्लान था उसके अकॉर्डिंग राधिका को सुमित की आंखों के सामने नहीं जाना था, इसलिए राधिका अपने कमरे में थी और रौनक ने भी तब तक राधिका के कमरे में स्टे करने का डिसीजन लिया था, तब तक कि वह मैटर सॉर्ट आउट नहीं कर लेती। वेल, अब सभी के सभी घर आ गए थे। रौनक को इस बात के बारे में पता चल चुका था, तो उसने राधिका से बोला कि वह कमरे के अंदर ही रहेगी और साथ ही साथ एक और बात उसे बोली कि वह खाना पीना भी अपने कमरे में ही खाएगी और वह खाना रौनक खुद उसके लिए लेकर आएगी। राधिका ने खुशी खुशी उसकी बात मान ली थी, क्योंकि उसे भी रौनक की बातों में दम नजर आ रहा था कि अगर वाकई ऐसा कुछ हो जाता है तो उसकी भी गलतफहमी दूर हो जाएगी कि सुमित मजबूरी में नहीं बल्कि दिल से उससे शादी कर रहा है। आखिरकार शादी का मामला था, उसकी पूरी जिंदगी का मामला था, तो इस तरह से वह उसे नहीं हल्के में नहीं ले सकती थी ना। तो उसी के अकॉर्डिंग राधिका अपना डिसीजन ले रही थी। वहीं अरमान आस्था को गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आया था। आस्था को अभी भी हंसी आ रही थी और अरमान के सीने पर सर रखकर हंसे जा रही थी। वहीं अरमान आस्था को हंसते हुए देखकर और भी ज्यादा ब्लश कर रहा था और उसने सीधा आस्था को अपने कमरे में ले जाकर बेड पर लेटा दिया था। खुद उसके ऊपर आ गया था और आस्था को मुस्कुराते हुए देखकर उसने उसके गालों को चूम लिया। आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या हुआ, हंसी आ रही है आपको? अगर कल को कोई मुझे यह कहेगा कि अरमान सिंघानिया किसी चीज से डरता है तो मैं बिल्कुल साफ साफ सीधे सीधे कह दूंगा कि मैं अपनी बीवी से डरता हूँ। अब जैसे ही अरमान ने कहा, आस्था की हंसी और तेज हो गई थी और वह तेजी से हंसने लगी और अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हमारा मकसद आपको डराना नहीं, सिर्फ आपसे प्यार करना है। आप छोटे बच्चे हैं क्या जो आप हमसे इस तरह से डर रहे हैं? ऐसा बोलकर आस्था अपना मुंह को बच्चों जैसा बनने लगी थी। वहीं आस्था की मासूमियत पर अरमान का दिल जोरों से धड़क रहा था। साथ ही साथ उसे अबीर सिंह राठौड़ का चैलेंज भी याद था कि उसकी बीवी उससे डरती है, प्यार नहीं करती। आज भी अबीर सिंह राठौड़ ने यही बोला था। यह बात याद आने पर अरमान ने आस्था के ऊपर लेटे लेते ही पूछता है, अच्छा मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया, मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या आप मुझे सही सही जवाब देंगे? तब आस्था अरमान के सर पर हाथ सहलाते हुए बोली, जी बोलिए। तब अरमान, क्या आप मुझसे डरती हैं? तब आस्था अरमान के सवाल को सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई थी और अगले ही पल बोली, हमें कभी कभी आपसे थोड़ा थोड़ा डर लगता है, जैसे कि उस वक्त लगा था जब आपने उन लोगों को मारा। आस्था उन लोगों की बात कर रही थी जिनको जंगल में अरमान ने बेरहमी से मारा था। तब अरमान प्यार से बोलता है, लेकिन उन्होंने गलती की थी ना, और वह कोई नॉर्मल या इनोसेंट नहीं थे। आपसे पहले भी उन्होंने 3 लड़कियों के साथ बदसलूकी करने के बाद तीनों लड़कियों की उन्होंने बेरहमी से हत्या भी कर दी थी और आपके साथ भी वह लोग यही करना चाहते थे। बहुत पहले से ही उन्हें मेरे आदमी ढूंढ रहे थे। अब जैसे ही अरमान ने ये कहा, आस्था हैरान हो गई। उसके दिल पर जो उन लड़कों की मौत का बोझ था वह अब एकदम से ही कम हो गया था और अचानक से उसने भीगी हुई आंखों से अरमान को गले से लगा लिया था और गिल्टी आवाज में बोली, हमें माफ कर दीजिए, हमने ना जाने आपके बारे में क्या क्या सोच लिया था, प्लीज आप हमें माफ कर दीजिए। इतना कहकर आस्था ने अरमान को कसकर गले से लगा लिया था। वहीं अरमान ने तुरंत उसके होठों को चूमते हुए कहा, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, और हाँ आप कभी कभी मुझे थोड़ा थोड़ा ऐसे डांट सकती हैं, ऐसे थोड़ा थोड़ा डरना भी एक अच्छी फीलिंग हो सकती है, ये मुझे आज पता चला है। ऐसा बोलकर अरमान ने अपना सर आस्था की नेक के पास रख दिया था और उसे किस करने लगा था। वहीं आस्था ने भी दिल खोलकर अरमान का स्वागत किया था। वहीं दूसरी ओर जल्दी ही सभी लोग एक साथ जमा थे। हालांकि सभी लोगों ने अपनी खबरियों को एक्टिव कर दिया था कि किस तरह से उन्हें वीर रायचंद को ढूंढना है, क्योंकि अरमान का ऑर्डर था वीर रायचंद को हर हाल में ढूंढ कर लाना होगा, तो इसीलिए सभी लोगों ने अपने अपने खास आदमियों को इस काम पर लगा दिया था। वहीं देव सब कुछ हैंडल कर रहा था। देव की जिम्मेदारी थी वीर रायचंद का पता लगता ही सबसे पहले डेविल किंग के आदमियों को इन्फॉर्मेशन, यानी कि अरमान सिंघानिया, उसके आदमी, खास आदमी आकाश, सुमित, ध्रुव, आहान, टाइगर, मारिया देनी है। तो इसीलिए देव सिंघानिया मेंशन बहुत कम आ रहा था, क्योंकि इस वक्त उसके ऊपर वर्क का लॉर्ड काफी बढ़ चुका था। हालांकि टाइगर भी देव के साथ ही काम कर रहा था। वेल,
वहीं आस्था अरमान की बाहों में लेटी हुई थी और अरमान की चेस्ट के पास खुले 2 बटनों के साथ खेल रही थी। आगे की स्टोरी जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम दोस्तों। वही आस्था अरमान की बाहों में लेटी हुई थी और अरमान की चेस्ट के पास खुले 2 बटनों के साथ खेल रही थी। आस्था का साथ अरमान को बेहद भाता था। उसे एक अलग लेवल का आस्था के साथ सुकून मिला करता था। लेकिन पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था उससे वह बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि अगर बात अरमान सिंघानिया की होती तो वह आराम से उस चीज को हैंडल कर सकता था। लेकिन अब बात आस्था की थी। अबीर सिंह राठौर ने साफ साफ आस्था को उसे छीनने का चैलेंज दिया था। अरमान यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था कि उसकी बीवी का नाम कोई अपनी जुबान से भी ले। लेकिन फिलहाल वह आस्था पर प्यार की बौछारें कर रहा था और आस्था अरमान के प्यार में सब कुछ भूलते जा रही थी। वह यह भी भूल चुकी थी कि वह किस मकसद के लिए शहर में आई थी और अपना कौन सा काम वह पूरा करना चाहती थी। तब अचानक आस्था अपने सुने हाथों की तरफ देखने लगी। हालांकि आस्था को जो हाथ पर चोट लगी थी वह अब काफी हद तक ठीक हो गई थी, लेकिन आस्था के हाथ सुने थे। अरमान आस्था को उसके हाथों को इस तरह से देखते हुए देख चुका था और समझ चुका था कि आस्था क्यों उदास है। उसने आस्था को बिठाया और धीरे से मुस्कुराकर बोला, अपनी आंखें बंद कीजिए। आस्था हैरानी से अपनी आंखें बड़ी करने लगी। अरमान उसे डांटते हुए बोला, जब भी मैं तुम्हें आंखें बंद करने के लिए कहता हूँ आप अपनी आंखें बड़ी बड़ी क्यों कर लेती हो? तो मैंने कहा ना, अपनी आंखें बंद करो, मतलब बंद करो। अरमान की बात सुनकर आस्था हल्का सा मुस्कुराई और फटाक से उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। अरमान ने आस्था से कहा, अपने हाथ आगे करो। आस्था को लगा कि जरूर अरमान उसके लिए कोई ना कोई गिफ्ट लाया होगा जो उसे देना चाहता है। आस्था काफी एक्साइटेड हो गई थी। वहीं अरमान ने जल्दी ही मेहंदी के कोन से आस्था के हाथों पर मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। आस्था को अपनी हथेलियों पर कुछ ठंडा ठंडा सा महसूस हुआ और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली उसकी आंखें खुशी के मारे फैल गईं। उसने देखा कि अरमान ने बड़ा ही खूबसूरत सा हार्ट शेप का स्टिकर बनाए थे और वहां अपना नाम लिखा था। आस्था कितनी देर तक अरमान की लगाई हुई ब्यूटीफुल सी मेहंदी को देखती रही। वही आस्था ने तुरंत अरमान को गले से लगा लिया और दिलकश आवाज में बोली, आपको कैसे पता चला कि हम क्या सोच रहे हैं? हाँ, आप कैसे इतनी आसानी से हमारी सारी परेशानियां दूर कर देते हैं? ऐसे बोलकर आस्था अरमान की आंखों में देखने लगी। अरमान ने आस्था के माथे को चूम कर कहा, आपकी ये आंखें मुझे सब बता देती हैं। चाहे आप अपनी जुबान से कुछ न बताएं, लेकिन आपकी आंखें ऐसी हैं जो मुझे सारी बातें बता देती हैं। अब अरमान की यह बात सुनकर आस्था शर्माने लगी, लेकिन अब उसके दोनों हाथों पर मेहंदी लग चुकी थी और वह अपनी यह मेहंदी जाकर सबको दिखाना चाहती थी। वह एक्साइटेड होते हुए बोली, हम अभी सबको, नानी माँ को, रश्मि दीदी को, रौनक को, राधिका दीदी को मेहंदी दिखा कर आते हैं। तभी अरमान ने आस्था को कमर से होल्ड किया और उसकी बैक पर एक जोरदार किस करते हुए बोला, क्या आपका जाना जरूरी है? आप मेरे साथ भी तो रह सकती हैं। हालांकि अरमान को खुद अपने एक इंपॉर्टेंट काम के सिलसिले में जाना था, लेकिन वह आस्था के पास जब भी हुआ करता था वो सब कुछ भूल जाया करता था। अभी आस्था अरमान के सवाल का जवाब देने वाली थी, तभी अरमान के फोन की नोटिफिकेशन ऑन हुई और अरमान का ध्यान तुरंत फोन की स्क्रीन पर चला गया। अरमान के एक्सप्रेशन बिगड़ गए थे। अरमान का फेस एकदम से ही डार्क हो गया था। तब आस्था ने मौका देखकर अरमान से अपनी कमर छुड़ा ली और वह सीधा दौड़ते भागते नीचे जाने लगी। वहीं अरमान को पता था कि आस्था चली गई है, लेकिन इस वक्त कुछ ऐसी खबर उसे मिली थी जिसके बारे में वह सोच भी नहीं सकता था। अब जैसे ही आस्था दौड़ती भागती नीचे गई, वह खुशी से चिल्लाते हुए बोली, नानी माँ कहाँ हैं आप? रश्मि दीदी, राधिका दीदी, रौनक, कहाँ हो तुम? अब जैसे ही आस्था ने इस तरह से जाकर आवाज लगाना शुरू किया, वह सब जो कि एक साथ फटाफट से उसके सामने आ गई थी। वहीं नानी माँ तो बोलने लगी, क्या हुआ मेरी बच्ची? जब कोई चोट तो नहीं लग गई? रश्मि और राधिका भी आस्था की ओर फिक्रमंद होकर देखकर बोली, क्या बात आस्था, तुम ठीक तो हो ना? ऐसा बोलकर वो सब तो बारी बारी से आस्था से सवाल करने लगी। तभी आस्था उन सबको एक साथ इस तरह से सवाल करते हुए देखकर टोकते हुए बोली, अरे आप लोग रुक जाइए, हमें तो बोलने का मौका दीजिए। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि ये देखिए हमारी मेहंदी। ऐसा बोलकर आस्था अपने हाथों की मेहंदी उन सबको बारी बारी से दिखाने लगी। अब तो सबके चेहरों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि नानी माँ ने राधिका और रश्मि को तो मेहंदी लगा दी थी, लेकिन क्योंकि आस्था के हाथ पर भी चोट लगी थी, हालांकि उसकी कलाई पर चोट लगी थी, हथेलियों पर नहीं, लेकिन फिर भी नानी माँ आस्था को मेहंदी लगाने की हिम्मत नहीं कर पाई थी, क्योंकि इस बीच इतना कुछ हो गया था कि वह मेहंदी उनके दिमाग से ही ये बात निकल गई। तब नानी माँ ने मुस्कुराकर आस्था के माथे को चूम कर कहा, मेरी बच्ची, बस तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो। चलो अब चाहे जैसे भी हो, लेकिन मेहंदी की रस्म तो पूरी हो गई है ना? आप सिर्फ और सिर्फ सीधा शादी की रस्में होंगी और इन सब के बीच में हम एक छोटी सी रस्म तो भूल ही गए। अब सब हैरानी से नानी माँ की ओर देखने लगे। तब नानी माँ याद दिलाते हुए बोली, अरे बेटा, जिसकी शादी होती है उनको पानी भरने की रस्म भी की जाती है। अब पता नहीं यहाँ पर कैसा माहौल है, ये लोग रस्मों को मानेंगे भी नहीं। तभी दादाजी की आवाज गूंजती है और वो परवाह करते हुए बोले, शारदा बहन जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? जो भी रस्में आपको करनी है आप कीजिए, प्लीज। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कोई मानेगा या नहीं मानेगा, हम सब तो सिर्फ और सिर्फ आपके पीछे हैं। दादाजी की बात सुनकर नानी माँ मुस्कुरा देती हैं। नानी माँ छोटे छोटे सारे फंक्शंस करना चाहती थी, लेकिन वह अच्छी तरह से जानती थी कि ये लोग कितने बड़े हैं और इन लोगों का एक एक मिनट कितना ज्यादा कीमत है। इसीलिए नानी माँ ने डिसाइड किया था कि वह जितना हो सकेगा सारे फंक्शंस कैजुअल रखेंगे और फटाफट से ये शादी कंप्लीट करवाएंगे। तभी आस्था ने अपने हाथों की बाहों को नानी माँ के गले में डालकर बोली, नानी माँ, हमें भी एक और रस्म करना है, प्लीज प्लीज प्लीज, आप उसे भी करवाएंगे ना? अब जैसे ही आस्था ने ये बोला, सब हैरान हो गए। तब नानी माँ कुछ सोचते हुए बोली, लेकिन बेटा, ऐसी कौन सी रस्म है जिसके लिए तू इतनी ज्यादा एक्साइटेड है?
तब आस्था तो अपना पप्पी जैसा फेस बनाकर बोली, वो नानी माँ, हमने देखा था, वो हमारी फ्रेंड थी ना, उसने भी वो वाला रस्म की थी, तो तब से मेरा भी बहुत दिल कर रहा है वो वाली रस्म करने का। तब नानी माँ कंफ्यूज हो गई और नासमझी में बोली थी कि ऐसी कौन सी रस्म है जिसके बारे में आस्था बात कर रही थी। तब आस्था बताती है, वो नानी माँ, वो होता है ना, एक बड़ी सी थाली में बहुत सारा दूध भर दिया जाता है और फिर उसमें से अंगूठी ढूंढते हैं। अब जैसे ही आस्था ने क्यूट सा फेस बनाकर ये बोला, आस्था की बात सुनकर सभी जोरों से हंसने लगे, क्योंकि आस्था ने कुछ इस तरह से बोला ऐसा लग रहा था मानो कि वो रस्म कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तब नानी माँ मुस्कुराई और उसे चपत लगाते हुए बोली, बेटा ये शादी के बाद की रस्म है। तब आस्था मायूस होकर और उदास अंदाज में बोली, लेकिन शादी के बाद तो हमारी कोई रस्म नहीं हुई। अब जैसे ही आस्था ने यह कहा कि ये वाली लाइन अरमान ने सुन ली थी, अरमान जो कि एक न्यूज के बाद सीधा हॉल में आया था, अब जैसे उसने आस्था की यह बात सुनी, उसके दिल में दर्द सा महसूस हुआ कि वाकई एक लड़की के अपनी शादी को लेकर कितने ज्यादा सपने होते हैं, लेकिन अरमान सिंघानिया की वजह से आस्था का तो कोई सपना पूरा ही नहीं हो पाया था, तो कहीं ना कहीं उसे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। लेकिन तभी नानी माँ ने आस्था के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरे मेरी बच्ची, तू परेशान क्यों होती है, अब देख मैं फटाफट तेरी शादी करवाती हूँ, उसके बाद एक बार फिर और देख कितनी धूमधाम से तेरी शादी के बाद की रस्में भी कंप्लीट करवाती हूँ। अरे मैं तब तक यहाँ से एक कदम बाहर नहीं रखूंगी जब तक कि मैं तेरी शादी की एक एक रस्में पूरी नहीं करवा देती। तब तक मैं इस मेंशन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। अब जैसे ही नानी माँ ने अपने मुंह फट होने का सबूत दिया, सभी मुस्कुरा दिए थे। वही अरमान को भी आज पहली बार नानी माँ की बातें थोड़ी सही लगी, वरना वह तो नानी माँ से हमेशा जलसी फील करता रहता था। लेकिन तभी हॉल में एक आवाज आती है, अरमान बेटा। अब जैसे ही सबने इस आवाज को सुना, सब घूम कर दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां पर एक सादी सिंपल सी साड़ी पहने हुए वसुंधरा रायचंद खड़ी हुई थी और अरमान की ओर आंसुओं भरी आंखों के साथ देख रही थी। अब जैसे ही अरमान ने वसुंधरा को वहां देखा, साथ ही दादाजी ने वसुंधरा को देखा, तो उनके खून में आग लग गई थी। वही आस्था भी वसुंधरा को वहां देखकर चौंक गई थी, लेकिन बाकी सब हैरान थे, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं था कि यह वसुंधरा कौन है और अचानक से कहां से आ गई। क्योंकि जिस दिन वसुंधरा मेंशन में अरमान से मिलने के लिए आई थी, उस दिन दादाजी ने उन सबको बहाने से शॉपिंग करने के लिए मॉल में भेज दिया था। अब जैसे ही वसुंधरा वहां आई और अरमान ने उसे देखा, उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह दादाजी तुरंत दांत भींचते हुए वसुंधरा के ठीक सामने जाकर खड़े हो गए थे और गुस्से से बौखलाते हुए बोले, तुम यहाँ क्या कर रही हो और तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। अब दादाजी की बातें सुनकर वसुंधरा तुरंत अपने घुटनों के बल बैठ गई थी और दादाजी के पैरों को पकड़कर बुरी तरह से उसने रोना धोना शुरू कर दिया था और नकली आंसू बहाते हुए बोली, बाबूजी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। जब से मैं आप लोगों से अलग हुई हूँ, मैं एक दिन भी चैन से नहीं जी पाई हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज बस मुझे कुछ दिन अपने बेटे के साथ रहने दीजिए। मैं अपने बेटे से अपनी गलती की माफी मांगना चाहती हूँ, प्लीज प्लीज प्लीज। ऐसा बोलकर वसुंधरा अब बुरी तरह से रोने और गिड़गिड़ाने की एक्टिंग करने लगी थी। रौनक और सभी लोगों को वसुंधरा को इस तरह से गिड़गिड़ाते हुए देखकर तरस आने लगा था, क्योंकि उन लोगों के तो नरम दिल थे और इसीलिए उन्हें उस वक्त वसुंधरा बहुत ही बेबस और लाचार औरत नजर आ रही थी। इसीलिए सबको काफी बुरा लग रहा था। वसुंधरा का इस तरह से रोना, आस्था के भी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन तभी आस्था ने अरमान की ओर देखा तो अरमान एकदम ऐसा लग रहा था कि मानो अब भी वह क्या से क्या कर बैठेगा। तभी दादाजी जोरों से तेज आवाज में चिल्लाते हैं, सिक्योरिटी फटाफट से अंदर आओ। दादाजी की बात सुनकर वसुंधरा बुरी तरह से रोने लगी और हाथ जोड़ते हुए बोली, बस कुछ दिन मुझे मेरे बेटे के साथ रहने दीजिए, मुझे मेरी गलती का पश्चाताप तो करने दीजिए। बाबूजी मुझे मेरी गलती का पश्चाताप करने दीजिए। ऐसा कहकर वसुंधरा बहुत बुरी तरह से रोने लगी थी। हर किसी को उस पर बहुत ज्यादा तरस आ रहा था, क्योंकि वसुंधरा ने ड्रामा ही कुछ ऐसा क्रिएट किया था कि सबके दिल पसीज चुका था। वहीं अरमान, जिस औरत से अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा नफरत करता था, उस औरत को यूं अपने सामने देखकर उसके खून उबल रहा था। हालांकि वसुंधरा की हालत उस वक्त काफी ज्यादा दयनीय थी, लेकिन उस वक्त दादाजी ने तुरंत सिक्योरिटी को बुलाकर वसुंधरा को मेंशन के बाहर निकलवा दिया था। लेकिन वसुंधरा रोते हुए चीखते हुए बोली, जब तक आप मुझे मेरे बेटे की शादी तक यहाँ रहने की इजाजत नहीं देंगे, मैं इस मेंशन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। इस मेंशन के बाहर ही अपना सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। और आप अच्छी तरह से जानते हैं बाबूजी, मैं कितनी जिद्दी हूँ। यह बोलकर वसुंधरा अब मेंशन के बाहर ही बेशर्मों की तरह पलटी मारकर बैठ गई थी। वहीं सब अब हैरानी से कितने ही सारे सवालों के साथ दादाजी की ओर देख रहे थे, स्पेशली नानी माँ। नानी माँ तुरंत दादाजी के सामने जाकर खड़ी हो गई और झिझकते हुए पूछती है, ये कौन थे भाई साहब, और ये सब क्या हो रहा है? यहाँ पर अरमान, जिसे उसके खबरियों ने इस बात की इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि वसुंधरा रायचंद सिंघानिया मेंशन आ रही है, उस वक्त उसका फेस डार्क हो गया था। इसीलिए वो जल्दी से वसुंधरा को मेंशन के अंदर आने से रोकना चाहता था, इसीलिए वो नीचे आया था। लेकिन उस वक्त वह आस्था की बातों में खो गया, तो इसीलिए वह वसुंधरा को रोक नहीं पाया। लेकिन अब जैसे ही नानी माँ ने सीधा सीधा दादाजी से यह सवाल किया कि यह कौन है, तब एक पल को दादाजी अपनी नजरें चुराने लगे थे। लेकिन वह जानते थे कि जितना भी वह सच छुपा ले, सच छुपेगा नहीं। तो इसीलिए दादाजी ने बड़े ही कम शब्दों में वसुंधरा के बारे में नानी माँ को बता दिया था। वहीं नानी माँ का दिल, जो थोड़ी देर पहले वसुंधरा के लिए पसीज रहा था, अब वह एकदम से ही नफरत से भर उठा था और वो तुरंत ही अरमान के पास गई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। ऐसा बोलकर नानी माँ ने अरमान को संतावना देती है। और उस वक्त ना जाने अरमान को क्या हुआ कि अचानक से वह आज पहली बार नानी माँ के गले से लग गया था।
नानी माँ ने